नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच के आदेश की, मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों की। जानेंगे कि पेंगोंग लेक से पीछे क्यों नहीं हटा चीन और सिंधिया के खिलाफ क्या है कांग्रेस का प्लान, और आखिर में बात सीबीएसई बोर्ड के बड़े फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर सीएम ममता का इनकार। कहा कुछ भी हो जाए राज्य में लागू नहीं करूंगी ये योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दिया बयान। कहा मैंने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की दी थी सलाह। हम जीत सकते थे 7 लोकसभा सीटें, लेकिन नहीं सुनी गई मेरी बात। भारतीय रेल ने ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड आईसीएफ ट्रेन सेट के लिए निकाला टेंडर। रेलवे का बयान, 10 जुलाई को टेंडर खोलने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा आगे। झारखंड बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किया रिजल्ट। 75% छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए पास। जारी नहीं होगा टॉपर का नाम। 5 दिनों की तेजी के बाद आज लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। बीएसई 345 अंक और निफ्टी 93 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार घिरी हुई है, जिसे लेकर विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब शायद देना नहीं चाहती। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट को लेकर सवाल किया तो सरकार ने फौरन इसकी जांच कराने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। तो आज ऐसे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया है? क्या विपक्ष सरकार से सवाल नहीं कर सकता? सरकार को अपने खिलाफ उठने वाली आवाज से डर क्यों लगता है? विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो सरकार के सामने जनता की आवाज कौन उठाएगा? दरअसल कांग्रेस इन दिनों सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों सरकार के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं। वो चीनी कंपनी द्वारा पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान को लेकर सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। स्वास्थ्य मुसीबत से लेकर सीमा पर तनाव को लेकर भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछे। राहुल के हर सवाल के जवाब में सरकार की ओर से कांग्रेस नेता पर ही तमाम आरोप लगा दिए गए हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। 27 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 3 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि मिली थी। बीजेपी अध्यक्ष के इन आरोपों पर अब जांच की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में वित्तीय लेन देन की गड़बड़ी की जांच की जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जिसके प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख होंगे। इसकी जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके दी है। सरकार का कहना है राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ आयकर और विदेशी चंदे के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच की जाएगी। ये जांच गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन पर फोकस होगी। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, केंद्र सरकार ने आज गांधी परिवार से जुड़े कई ट्रस्ट की जांच करवाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला भी सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ बुलंद की जा रही आवाज को दबाने की कोशिश तो नहीं है? इसे आप कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी, कांग्रेस शुरू से मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते आई है और देश में बीते 6-7 महीनों में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो हालात बने हुए हैं उन पर भी सरकार की कमियों की ओर ध्यान दिलाने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी तो लगातार सरकार को सलाह देते रहे हैं और बीते कुछ महीनों में वो सरकार से कई बातों को लेकर सवाल पूछ भी रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि पड़ोसी देश के साथ उपजे विवाद पर भी राहुल गांधी लगभग रोज सवाल पूछ रहे हैं, जिनमें से किसी का जवाब देना सरकार ने जरूरी नहीं समझा। बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट पर ही सवाल उठाए, जिसके बाद आज गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट पर सरकार की तरफ से जांच के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस कदम से यही जाहिर होता है मीनाक्षी कि वो जिम्मेदारी निभाने की जगह प्रतिशोध की राजनीति यानी कि बदले की भावना के साथ राजनीति पर उतर आई है। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट में अगर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हों तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य इस बात का है मीनाक्षी कि पिछले 6 साल
साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और भाजपा पूर्ण बहुमत वाली शक्तिशाली सरकार है, तो अब तक उसका ध्यान इन तथाकथित गड़बड़ियों पर क्यों नहीं गया? अभी कौन सा बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें आनन फानन में जांच समिति गठित करने का फैसला लिया गया? और इससे तो यही लगता है मीनाक्षी कि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने और अपने ऊपर उठते सवालों का जवाब न देने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है आज, और जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्री मोदी का मानना है कि दुनिया उनके जैसी है, वो सोचते हैं कि हर एक की कीमत है, उसे डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि जो लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है और उन्हें डराया नहीं जा सकता। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने सीधे किसी मसले का जिक्र तो नहीं किया है मीनाक्षी, लेकिन इसे ट्रस्ट की जांच से जोड़कर ही देखा जा सकता है। राहुल गांधी के तेवर बता रहे हैं मीनाक्षी कि वो सरकार के इस कदम से पीछे हटकर सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे और सरकार को उसकी कमियां दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कानपुर मामले में फरार मुख्य आरोपी विकास दुबे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस विकास दुबे के साथियों की धरपकड़ कर रही है ताकि उस तक पहुंचना आसान हो जाए, और अब उस पर घोषित इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। लेकिन सवाल है कि क्या इनामी राशि बढ़ने से पुलिस की गिरफ्त में आएगा विकास दुबे? कानपुर कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने अब दबिश तेज कर दी है। पुलिस विकास के करीबियों से पूछताछ के साथ साथ गिरफ्तारी कर रही है, साथ ही मुठभेड़ में मार भी रही है। पुलिस ने विकास के साथी अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया है। साथ ही फरीदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स के नाम अंकुर और प्रभात हैं। ये दोनों विकास दुबे के साथी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 पिस्टल भी बरामद की है। बुधवार को सरकार ने विकास दुबे के सिर पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ साथ राजस्थान में छापेमारी और नाकेबंदी शुरू कर दी है। आपको बता दें, कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी विकास दुबे के अलावा 18 अन्य नामजद अभियुक्त भी हैं। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं विकास के दिल्ली या गुरुग्राम आने की आशंका भी जताई जा रही है। गुरुग्राम कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर कहा कि विकास टैक्सी या ऑटो से फरीदाबाद से गुरुग्राम आ सकता है। वो लंगड़ा रहा है। पुलिस का प्रयास है कि जिले की सीमा से बाहर वो निकल ना पाए। साथ ही दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब विकास दुबे कब तक पुलिस की पकड़ में आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं आज नजरें तो मोदी कैबिनेट की बैठक पर भी टिकी थी। दरअसल देश में स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान पूर्णबंदी ने गरीब तबके को बेहद परेशान किया। इसी बीच आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां सरकार ने आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। तो मोदी कैबिनेट से किन फैसलों को मिली हरी झंडी, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज सरकार कई बड़े फैसले को हरी झंडी दिखा सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा, 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12,750 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए। जावड़ेकर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसका विस्तार करने की घोषणा की। आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का खर्च 1,49,000 करोड़ रुपए है। जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने एक और योजना का विस्तार किया है, जो छोटे व्यवसाय हैं, जहां 100 से भी कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90% लोग 15,000 से कम सैलरी वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों का हर महीने 12% पीएफ जाता है, उसे सरकार ने भरा। 3,66,000 उद्योगों को इसका फायदा मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1,08,000 छोटे मकान बनकर तैयार हैं। इन मकानों को प्रवासी कामगारों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है। देश में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार इसमें 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यानी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले किए, लेकिन अब देखना है कि इन फैसलों का लाभ जनता तक पहुंच पाता है या नहीं।
एक तरफ सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में जनता को राहत दी, तो वहीं पड़ोसी देश चीन भारत की आफत बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। दरअसल दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बाद भी लद्दाख में पेंगोंग लेक में हालात में किसी तरह का बदलाव नहीं दिख रहा है। चीन पेंगोंग लेक के फिंगर एरिया से वापस जाना नहीं चाहता। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच जो मुख्य समस्या शुरू हुई थी, उसके केंद्र में पेंगोंग लेक का फिंगर एरिया ही है। तो आखिर चीन यहां से वापस क्यों नहीं जा रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पेंगोंग लेक में अभी भी भारत और चीन के जवान आमने सामने हैं। वैसे तनाव तो और भी स्थानों पर था, लेकिन गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पूर्वी लद्दाख में बफर जोन बनाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद भारतीय जवान अगले 30 दिनों तक उस जगह पेट्रोलिंग नहीं कर सकेंगे जहां पर तकरार हुई थी। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि भारत और चीन के जवान आमने सामने की स्थिति से अब पीछे हट चुके हैं, लेकिन पेंगोंग लेक में स्थिति जस की तस बनी हुई है। चीन के सैनिक फिंगर 4 तक आ गए हैं और पीछे जाने को तैयार नहीं है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक की जमीन उसकी है, जबकि चीन फिंगर 4 तक आ गया है और इसे ही LAC भी बता रहा है। चीन ने भारतीय इलाके में अपने जवानों की भारी तैनाती कर रखी है। भारतीय जवानों को चीनी सैनिक फिंगर 4 से आगे नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि भारत मई से पहले तक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील इलाके में LAC पर दोनों पक्षों में जो तनाव पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। चीनी सैनिक मई के शुरुआती दिनों से ही पेंगोंग झील और उसके उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कब्जा जमाए बैठे हैं। इसे ऐसे समझना आसान होगा कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर की दूरी है, यानी चीन ने भारत की लगभग 8 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने इसे लेकर कहा कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता में सहमति बनने के बावजूद चीनी जवान को फिंगर 4 से फिंगर 8 तक वापस लाना आसान नहीं होगा, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चीन ने यहाँ पक्के आधार शिविर बना लिए हैं। चीन आसानी से यहाँ से पीछे इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि अब तक जिन स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ है, वहाँ दोनों ही देशों के जवान बराबर दूरी पर पीछे हटे हैं और चीन को यहाँ कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पीछे जाना होगा। चीन तभी इतना पीछे हटेगा जब भारत भी इतना ही पीछे हटे। भारत के लिए चीन की ये मांग मानना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में पेंगोंग लेक पर दोनों पक्ष लंबे समय तक डटे रह सकते हैं। एक तरफ लद्दाख में पड़ोसी देश के तेवर केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी शिवराज सरकार की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, उपचुनाव को लेकर जहां शिवराज अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए अपना फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों तक कर दिया है, जिन पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। तो क्या है कांग्रेस का वो प्लान जो विरोधियों को कर सकता है परेशान, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उपचुनाव में सियासी दलों का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर है। सूबे की ये 16 विधानसभा सीटें बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य को तय करेंगी। यही कारण है कि दोनों ही सियासी दलों की नजरें इस इलाके पर टिकी हैं। यहाँ जीत हासिल करने के लिए अब कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल इलाके को फतेह करने के लिए अब ग्वालियर में पार्टी का चुनावी मुख्यालय बनाने का फैसला किया है। सभी तरह की चुनावी गतिविधियां इसी मुख्यालय से संचालित होंगी। मुख्यालय की जिम्मेदारी पार्टी के दिग्गज नेताओं को संभालनी होगी। इसके लिए पार्टी ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह और फूल सिंह बरैया को जिम्मेदारी सौंपी है। ये सभी नेता ग्वालियर चंबल इलाके में होने वाले जनसंपर्क, प्रचार अभियान समेत प्रचार सामग्री सप्लाई करने की व्यवस्था संभालेंगे। PCC की बजाय ग्वालियर में पार्टी मुख्यालय से गतिविधियां संचालित होंगी और दिशा निर्देश जारी होंगे। ग्वालियर हेडक्वार्टर से ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी ने भी आंखें तरेनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी के ग्वालियर को मुख्यालय बनाए जाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं का स्वागत है, लेकिन कांग्रेस चाहे दफ्तर खोले या मुख्यालय बना ले, उपचुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब दावे और तैयारियां तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जमकर की जा रही हैं, लेकिन जीत कौन हासिल करता है ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात CBSE बोर्ड के अहम फैसले की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के चलते इस साल स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। स्कूल कब तक खुलेंगे ये भी अभी साफ नहीं है। यही कारण है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों और अभिभावकों को सिलेबस की चिंता सता रही है। इसी चिंता को देखते हुए अब CBSE बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र में 30% तक सिलेबस हटा दिया है। तो अब कैसा है नया करिकुलम, किन विषयों से कौन से चैप्टर हुए डिलीट, इस रिपोर्ट में देखिए।
देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने काफी कुछ बदल कर रख दिया है। काम करने के तरीके से लेकर लोगों के जीवन जीने के तरीके में भी बदलाव देखा जा रहा है। इसी बीच अब एक बदलाव सीबीएसई बोर्ड ने भी किया है। दरअसल पूर्णबंदी की वजह से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिसके चलते 9वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्रों और अभिभावकों को सिलेबस की चिंता सता रही है। इसी चिंता को देखते हुए अब सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा, लर्निंग अचीवमेंट के महत्व को ध्यान में रखते हुए और मुख्य अवधारणाओं को बरकरार रखते हुए सिलेबस को 30% तक कम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, सीबीएसई के जरिए अब कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों पर पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए पाठ्यक्रम संशोधन किया जा रहा है। सीबीएसई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार हिंदी की बात करें तो सीबीएसई में 9वीं क्लास में कबीर पद्य में कबीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और गद्य में महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी को हटाया गया। सोशल साइंस से ड्रेन, डेमोक्रेटिक राइट्स सहित कई चैप्टर हटाए गए। 9वीं और 10वीं कक्षा से 8 विषयों गणित, गृह विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे विषयों के सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स हटाए गए हैं। 11वीं के 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्टूडेंट्स राजनीति विज्ञान में संविधान में संघवाद के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद जैसे पाठ को भी हटा दिया गया है। 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को हटाया गया है। भारत के आर्थिक विकास की बदलती प्रकृति और योजना आयोग जैसे पाठ को भी हटाया गया है। बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ व्यापार, सरकारीकरण, माल और सेवा कर की अवधारणा का अध्ययन नहीं करेंगे। आपको बता दें, मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते मार्च से स्कूल बंद हैं। स्कूल कब तक खोले जाएंगे ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। यही कारण है कि सीबीएसई ने छात्रों को राहत दी है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।